बारिश के मौसम में रिया छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव कुंभलगढ़ गई। वैसे तो वो गांव में अपने नाना के साथ रहती थी, पर इस बार अपने नाना को बिना बताए वो निकल गई थी। पर रास्ते में ही उसके नाना का कॉल आया कि वो 2 दिन के लिए बाहर गांव गए हैं। इसलिए रिया ने नज़दीकी होटल ब्लैक टाउन में रहने का सोचा। वहाँ के मैनेजर रिया के नाना को पहले से ही जानते थे, इसलिए उसे कमरा मिलने में भी आसानी हो गई। वो होटल पहुंची। वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर था। बारिश के मौसम में वो और भी सुंदर लग रहा था। गाड़ी में से सामान उतार कर वो होटल के मैनेजर से मिली। होटल का मैनेजर रिया को लेने के लिए गेट पर आया, फिर दोनों अंदर चले गए। वेलकम मैम, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये होटल पसंद है। रिया ने थोड़ी देर मैनेजर को देखा और थैंक यू बोली। दोनों अंदर चले गए। से भी बहुत सुंदर था। मैनेजर रिया के रूम की चाबी ले आया और रिया को अपना रूम दिखाने के लिए ऊपर ले गया। होटल का स्टाफ रिया का सामान लेकर उसके पीछे पीछे गया। वापस जाते समय होटल का स्टाफ रिया को बोला, मैडम, रात में अगर कोई आवाज आए तो भी दरवाजा मत खोलना। उसकी बात सुनकर रिया थोड़ी घबराई। रात के समय खाना खाने के बाद रिया गाने सुनते सुनते बाहर का सुंदर नजारा देखने लगी। लगभग 11 बजे रिया सोने चली गई। रात के करीब 1:30 बजे भेड़िए के घुर्राने की आवाज से रिया की नींद खुल गई। उसे प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी लेने के लिए उठी, पर जग खाली था, इसलिए वो नीचे जाकर पानी का जग ले आई। रिया पानी ले आई। जैसे ही वो अपने रूम में आई, उसे फिर से एक और आवाज सुनाई दी और वो थोड़ी घबरा गई। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। भेड़िए की रोने की आवाज आ रही थी। आवाज कहाँ से आ रही है देखने के लिए रिया तीसरी मंजिल गई। रिया ने दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रिया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर रूम लॉक था। इसलिए वो वापस अपने कमरे में चली गई, पर वो आवाज ने उसकी बेचैनी को बढ़ा दिया था। दूसरे दिन खाना खाने के बाद वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। उसने चोरी छुपे रूम नंबर 330 की चाबी चुरा ली थी। मुझे मुझे डर है कि ये रिया 303 नंबर के रूम में न चली जाए। रात के 10 बजे रिया सो गई। रात के तकरीबन 1:30 बजे वो उस रूम में सुनी आवाज का पता लगाने के लिए वापस उठी और उस रूम में गई। होटल में सन्नाटा था। सारी लाइटें बंद थी।
रिया उस रूम में चली गई। उस रूम में अजीब सी बदबू और ठंडी सी हवा थी। आसपास कोई आवाज नहीं थी। चंद्रमा की रोशनी भी उस रूम में नहीं आ रही थी। रिया ने आसपास देखा तो वहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पड़ा था। ठंडी हवा के झोंके ने रिया की मोमबत्ती को बुझा दिया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक डरावनी बूढ़ी औरत सफेद लिबास में संगीत बजा रही थी। उसकी सफेद आंखें, काले लंबे हाथ, सड़ी हुई चमड़ी, हवा में लहराते हुए बाल, ऐसे भयानक चेहरे को देखकर रिया बहुत डर गई। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? मैं इस कमरे में किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम यहाँ कैसे आई ये और बात है, पर यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी। उसकी भयानक आवाज सुन के रिया डर गई। रिया बोली, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रिया बाहर जाने की कोशिश करने लगी। अचानक उस औरत की हड्डियां टूटने की आवाज आई और वो अपने सिर के बल रिया को देखने लगी और हंसने लगी। रिया बहुत डर गई। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो भागने की कोशिश करने लगी। अचानक वो किसी चीज से टकराई और वहीं बेहोश हो गई। दूसरे दिन सुबह रिया को अपने रूम में न पाकर मैनेजर उसे ढूंढते ढूंढते कमरे नंबर 302 में आ गया। वहां रिया की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी। वो मर चुकी थी। फिर मैनेजर ने मालिक से कहा, अगर हमने इस मंजिल को बंद नहीं किया तो ऐसे ही मौतें होती रहेगी। इस घटना के बाद तीसरी मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस भूतनी की दास्तान वही बंद कमरे में रह गई।